सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। सफ़र में हम कई बार अनजान लोगों को देखते हैं, मिलते हैं। कुछ अच्छे बुरे मिलते हैं और कुछ बुरे लग जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अच्छा जानते हैं और उनकी हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद जगह बनती चली जाती है। लेकिन दिलों के भेद कोई नहीं जानता और हम अच्छाई में ही बहुत से धोखे खाकर रह जाते हैं। इस दुनिया में शायद माँ बाप ही सबसे ज़्यादा अपने होते हैं, जबकि बदकिस्मती से मैं और भाई अपने माँ बाप के प्यार से तरसना था। मेरा भाई एक अनाथ लड़की से मोहब्बत का नाटक करके और उसकी इज्जत लूट के उस लड़की को छोड़कर भाग गया था। तो मैंने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए उसकी शादी अपने पति से करवा दिया। उसमें मेरी मजबूरी भी थी, क्योंकि मुझे कैंसर जैसे भारी बीमारी ने घेर लिया था। उस लड़की ने मेरा घर और बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लिया था और मेरी भी बहुत ज़्यादा सेवा करती थी। मैं उसकी हमेशा धन्यवाद करती रहती थी। उसने अपना गम भुलाते खुद को मेरे घर के लिए सौंप दिया था। मेरी बीमारी बहुत बढ़ गई थी, लगता था कि बस मेरा आखिरी टाइम आ गया है। तो एक दिन जब मेरा पति घर पर नहीं था, तो वह एक बाबा को घर ले आई थी और उसने कहा, ये बाबा मेरा इलाज करेगा, जिससे आज ही मेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मगर जान तो उस टाइम निकली जब बाबा ने मेरे कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही मेरी आत्मा तक हिलकर रह गई थी। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मैं किचन से दूध का गिलास लेती अपने छोटे भाई के कमरे की तरफ जा रही थी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी उसने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था और इसी तरह भूख प्यास से निहाल अपने कमरे में बैठा रो रहा था। उसके रोने के पीछे जो वजह थी, इस वजह से तो हम सबको ही बहुत दुखी और गम में घेर लिया था। लेकिन हम दोनों बहन भाई का दुख सबसे अलग, सबसे बड़ा था। सब गम में तो थे, लेकिन ये गम बहुत बड़ा था, क्योंकि हम दोनों ने उस टाइम अपने माँ बाप को खोया था। हम दोनों ने एक साथ अपने माँ बाप को खोया और वे गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमें ऐसे लगने लगा था जैसे एकदम वीरान पत्ते की तरह बिखर गए थे। यहाँ पर हमारा कोई अपना नहीं है जो हमें इस वीरानी से समेट ले और हमें इस जगह से निकाल दे, अपनी मोहब्बत भरी ठंडी आगोश में ले सके। मैं शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी, इसलिए कुछ उनकी तरफ से ध्यान होते मुझे अपना गम कम होता महसूस होने लगा था। मैं भी शायद अपने गम में डूबी रहती, लेकिन बच्चे किसी न किसी काम के लिए अपनी तरफ बुला लेते थे, जिसकी वजह से मेरा छोटा भाई अपने गम में बिल्कुल अकेला रह गया था। भाई को अपने दुख में बिल्कुल ही अकेला छोड़ आई थी। अब उसकी याद मुझे आई, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैं कैसे अपने भाई को भूल सकती हूँ? पता नहीं वह बेचारा किस हाल में होगा। ये सोचते मैं किचन में आ गई थी। दिल में फैसला कर लिया था, अब दुख के साथ अपने भाई को भी संभालना था। जानती थी कि थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वह मम्मी पापा का बहुत लाडला था। मेरी शादी तो मम्मी पापा ने बहुत जल्दी ही कर दी थी, तो मेरे बाद भाई को ही मम्मी पापा ने ज़्यादा प्यार और लाड निछावर किया था। वह मुझसे काफ़ी छोटा था, मुझे भी बहुत प्यारा था। अपने बच्चों को सुला चुकी थी, तो मैं उन बच्चों के तरफ से बेफिक्र हो गई थी। यहाँ वह बिल्कुल मेरी सोच के मुताबिक ही बेड पर लेटा तकिए में मुँह दिए रो रहा था, क्योंकि उसका हिलता हुआ सर मुझे दिखाई दिया। वह बड़ी जोर से हिचकियों से रो रहा था। मैं अपने भाई के यूं तड़प तड़प कर रोने पर भी मुझे भी रोना आ जाता था। जल्दी से आगे बढ़ती, उसे खुद से गले लगा लेती, जिसके बाद मैंने उसे खुलकर रोने दिया था, ताकि उसके दिल का बोझ बिल्कुल हल्का हो जाए। फिर धीरे धीरे उसे मैं चुप करवाते, मैंने उसे तसल्लियाँ देते अपने साथ होने का यकीन दिलाया करती थी। उसे कहा था अगर वह इसी तरह रोता रहा तो मम्मी पापा को बहुत तकलीफ होगी। अब उनके आत्मा के लिए हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं, और उनकी आत्मा की शांति के लिए रोना बंद करो, क्योंकि अब उन्हें हमारे आंसू नहीं, उन्हें प्रार्थनाएं चाहिए। भाई को चुप करवाने पर मैंने उसे ज़बरदस्ती दूध का गिलास पिलाकर सोने के लिए कह दिया था, और इसी तरह से चुप करवाते बातें करते करते मैंने उसे सुला दिया था। उसके सो जाने पर मैं कमरे से उठकर बाहर आ गई थी। अपने भाई की हालत देखते मेरे अंदर तक बहुत गम फैल गया था। तभी तो मैं उस वक्त के लिए सोच रही थी जब मुझे भाई को कहना था अब वह अपना घर बंद करके मेरे साथ मेरे घर चले। मुझे यकीन था ये बात उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। एक तो माँ बाप की जुदाई, दूसरा उस घर को छोड़ना। यहाँ उनसे अपना सारा बचपन बिताया था, उसके लिए आसान होने वाला था, लेकिन मैं अब अपने भाई को अकेला छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस टाइम वह ज़्यादा अकेला रह जाता और मम्मी पापा की यादों को ना भुला पाता।
इसलिए उसका मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने ये बात अपने भाई से बड़ी तसल्ली से समझाया था। फिर वह मेरा बात मान गया था। इधर मैं अपने पति को भी समझाया, वह भी मेरी बात पर कोई ऐतराज़ नहीं हुआ था। पापा का कारोबार मेरे पति ने किसी भरोसेमंद आदमी को सौंप दिया था, क्योंकि मेरा भाई अभी छोटा था और पढ़ रहा था। मेरे पति मेरे पापा के कारोबार से बिल्कुल एक अलग तरह का काम करते थे। मेरे पापा के कारोबार का उनको कोई नॉलेज नहीं था। वे दोनों काम एक साथ नहीं संभाल सकते थे। हम दोनों पति पत्नी के दिल में ये था, जैसे ही भाई की पढ़ाई पूरी होगी ये सब उसके हवाले कर देंगे। उससे पहले ये इरादा था कि थोड़ी दिनों यहाँ का चक्कर लगाया करेंगे, जिससे उसको कारोबार की समझ भी आ जाएगी और उसका दिमाग भी बटेगा। लेकिन हमेशा वही नहीं होता जो हम सोचते हैं या फिर जैसा हम चाहते हैं। इसलिए हम भी नहीं जानते थे कि जैसा हम दोनों पति पत्नी सोच रहे थे ज़रूरी नहीं था बिल्कुल वैसा हो। मेरा भाई क्या करता, वह ऐसा सोचता भी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी समझ बहुत जल्दी आ गई थी और फिर हम चाह कर भी अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे मम्मी पापा की मृत्यु के बाद जैसे तैसे करके मैंने भाई को अपने साथ जाने के लिए राजी कर लिया था। वह हमारे साथ तो आ गया था, लेकिन बहुत चुपचाप और सुन रहता था, अपने कमरे में बंद बैठा रहता था। फिर कुछ मेरी और मेरे बच्चों की कोशिश से वह दोबारा पहले जैसा होने लगा था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, तो वह कॉलेज जाने लगा और पढ़ाई में बिजी हो गया था। अपने भाई को मैंने अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते देखा तो मुझे बहुत खुशी होती थी। सब कुछ हमारी सोच के हिसाब से ही हो रहा था। एक दिन मैंने जब भाई से कहा कि पापा के कारोबार की तरफ भी ध्यान दो, तो वह उठा और उसने कहा कि मुझे इस कारोबार में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और दूसरा उसके पास टाइम भी नहीं होता अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ कर सके। मैंने और मेरे पति को उसको काफ़ी समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तो मैंने ये सोचकर दिल को तसल्ली दे दी कि अभी तो वह बेचारा पढ़ रहा है, यकीनन पढ़ाई करने के बाद वही पापा का काम संभालेगा। उसके अलावा भला है ही कौन जो ये सब देखेगा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। वक्त कुछ आगे बढ़ा। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे थे। मेरा भाई जवानी के दहलीज पर पहुंच रहा था। उसे नज़र भरकर देखते हुए भी मुझे डर लगता था, कहीं मेरी नज़र ही ना लग जाए। उसने अपने पढ़ाई के बाद मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करना शुरू कर दिया था और यूनिवर्सिटी में अपने कोर्स को लेकर बहुत एक्साइटेड था, जिससे वह बहुत खुश था। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि वह कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगा था। पहले तो मैं उसे खुश देखकर खुश हो गई थी, लेकिन फिर दिल में शक जाग गया था कि उसकी खुशी के पीछे वजह जानकर रहूंगी। उससे पहले कि मैं उसकी खुशी की वजह उससे पूछती, वह अपनी खुशी की वजह को घर ही ले आया, जिसे देखते ही हैरान हो गई थी, क्योंकि वह मेरी सोच से बिल्कुल अलग बात थी। एक दिन मामूली के हिसाब से भाई यूनिवर्सिटी आया तो अकेला नहीं था, बल्कि वह अपने साथ एक लड़की को भी लाया था। वह लड़की कुछ घबराई थी और शर्माई सी लग रही थी। मैंने भाई के साथ उस लड़की को देखकर परेशान तो नहीं हुई थी, बल्कि कुछ हैरान सी थी, क्योंकि मेरे भाई की लड़कियां दोस्त नहीं थी। अब एक लड़की को वह कैसे दोस्त बनाएगा। मगर फिर जल्दी से मुझे उसकी समझ आ गई थी। मेरे भाई ने उस लड़की से दोस्ती क्यों की होगी। वह लड़की मुझे काफ़ी अच्छी और सुलझी हुई लगी थी, इसलिए मुझे उसको अपने भाई के साथ दोस्ती पर कोई एतराज़ नहीं हुआ था, बल्कि मैं उस लड़की से बहुत खुश थी और वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जिसकी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी में मेरे माँ बाप के जाने के बाद जो थोड़ा सा खुशी आया था, मैं और मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरा पति भी उस लड़की से काफ़ी घुल मिल गए थे। टाइम के साथ साथ दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मैं अब उन दोनों को एक नए नज़र से देखने लगी थी। मगर मैं किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं की थी। मुझे लगा था वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मैंने सोच रखा था जैसे ही भाई की पढ़ाई पूरी होगी उन दोनों की शादी करवा दूंगी। पहले पहल मुझे लगा था कि मेरा भाई उस लड़की से हमदर्दी कर रहा है और उसी वजह से उसकी तरफ ध्यान दिया हुआ है, क्योंकि उस लड़की का दुख भी हमारे जैसा ही था। मतलब वह लड़की मेरे और मेरे भाई की तरह अनाथ थी, तो मुझे यही लगा था भाई उसका और अपना दुख एक जैसा समझता होगा और उस पर अपना प्यार निछावर करता होगा। लेकिन फिर टाइम बीतने के साथ साथ मुझे यकीन होने लगा था कि वे दोनों के बीच हमदर्दी से बढ़कर कुछ और, इसलिए उन दोनों की शादी के बारे में मेरा फैसला अब अटल होता जा रहा था। लेकिन उस सब की नौबत ही नहीं आई। उस लड़की की शादी तो मेरे भाई से नहीं हुई, लेकिन उसको मैं अपने भाई की दुल्हन के रूप में देखना चाहती थी। मेरा भाई उसका दूल्हा नहीं बन सका था और एक पल में
सब कुछ बदल कर रह गया था। मैंने उस लड़की की शादी अपने पति से करवा दी थी और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन शायद ये जिंदगी उन्हीं समझौतों और अपनी सोचों के मुताबिक गुजारने का नाम था। मैं आज बेसब्री से अपने भाई के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसके लिए आज का दिन बहुत बड़ा था। मैं चाहता था कि मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी चलूं, लेकिन अपनी ख़राब तबीयत के चलते ना जा सकी थी। उसका यूनिवर्सिटी का आज आखिरी दिन था। उसे आज वहाँ सबके सामने कामयाबी का इनाम मिलने वाला था। मैं घर बैठे ही तस्वीर में उसे अपना इनाम लेते और कुछ बनता देख रही थी। मैं आज पूरे दिल से तसल्ली में थी। मैं अपने भाई को बिल्कुल वैसा ही बना दिया था जैसा कभी मेरे पापा ने चाहा था। मेरे भाई ने आज मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया था। मैं उन्हीं सोचों में घर में बैठी खुद ही मुस्कुराए जा रही थी जब एकदम से चौंक कर मैंने घड़ी की तरफ देखा था। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मुझे थोड़ी परेशानी होने लगी थी क्योंकि उस टाइम तक तो मेरा भाई घर आ जाता था, मगर मैं अपनी परेशानी में ही भूल गई थी कि शायद ये परेशानी अब भविष्य मेरे सर पर सवार होने वाली है। मेरा भाई जिसका सोचते अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना सर फख्र से ऊंचा महसूस कर रही थी, लेकिन अब सर हमेशा के लिए झुकने वाला है। मेरा भाई अपना इनाम लेते मेरी सारी सोचों और ख्वाबों को मिट्टी में मिला देने वाला था। मैं कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही कभी ऐसा सोच सकती थी, मगर ये सब हुआ तो मैं जैसे मर ही गई थी। दोपहर से शाम का टाइम हुआ तो मेरी परेशानी बहुत बढ़ गई थी। मैंने भाई को कई बार फ़ोन किया, लेकिन आगे से नंबर बन जा रहा था, जिसकी वजह से मेरा बदन कांपने लगा था। कहीं कुछ हो ना गया हो, क्योंकि पहले कभी मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गया था। मेरा पति मेरी परेशानी देखकर उसके यूनिवर्सिटी में जाकर पता कराया था, लेकिन मेरे भाई का वहाँ भी कोई आता पता नहीं था। मायूस होकर वापस आ गया था। परेशानी से मेरा रो रो कर बुरा हाल था। वे हर जगह पता कर चुके थे जहाँ पर हमें उसके होने की उम्मीद थी। मेरी फिक्र और परेशानी में बढ़ोतरी होती जा रही थी। जब उस टाइम भाई के दोस्त को घर में आते देखा तो मैं भागकर उसकी तरफ गई थी। शायद वही कुछ मेरे भाई के बारे में जानती होगी, लेकिन उसके नज़दीक पहुंचने पर जब उसकी हालत पर मैंने गौर किया तो मैं कुछ पल के लिए लड़खड़ा सी गई थी। उस टाइम मेरे सामने बिखरे बाल, मुंह पर खरोच थी और कहीं कहीं से फटे कपड़ों के साथ सहमी खड़ी थी। मेरे ख्याल में आया कि कहीं मेरा भाई उसके साथ तो नहीं था। यकीनन उनकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया होगा या फिर उनको कोई रास्ते में चोर डाकू मिल गया होगा। इसलिए मैंने धड़कते दिल के साथ उससे अपने भाई के बारे में पूछा। वह आगे से बिलक बिलक कर रोने लगी थी। उसे मैंने अपने सीने से लगाकर फिर से अपने भाई के बारे में पूछने लगी थी, क्योंकि जब तक अपने भाई को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देख ना लेती मुझे चैन नहीं आता। मगर उसने मेरे सीने से लगकर जो मेरे कान में बात कही, उसने मुझे जीते जी मार दिया था। मैं एकदम से लड़खड़ा सी गई थी। उससे पहले कि मैं गिरती उस लड़की ने मुझे सहारा दिया था। मुझे उस लड़की की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था। शायद आ ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे अपने भाई पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। लेकिन अपने सामने लड़की का रोना भी झुठला नहीं सकती थी। उसकी फिक्र हालत उस टाइम अपने भाई की गैर मौजूदगी मुझे किसी तरह सोने भी नहीं दे रही थी। इसलिए मैं उस लड़की को संभालने की कोशिश कर रही थी। ये खबर सुनते मैं अपने होश खो बैठी थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। उस टाइम भी वह लड़की रो रही थी, लेकिन उसकी हालत पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। पता नहीं मुझे कितनी देर में होश आया था। उस लड़की की तरफ देख रही थी जब उस टाइम मेरा पति भी वहीं चला आया। वह भी बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उसे देखते ही एक बार फिर अपने भाई के बारे में पूछा था तो उसने आगे से सिर हिला दिया था, पर मैं रोते हुए अपनी आंख बंद कर गई थी। मेरे अंदर अपने पति और उस लड़की का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए बस मैं शर्मिंदगी से रोए जा रही थी। मगर दिल में एक कसक थी और एक बार अपने भाई का सामना करने की ख्वाहिश थी, क्योंकि जब तक अपने भाई के मुंह से उसका जुर्म ना सुन लेती मेरे दिल को यकीन नहीं होने वाला था। उस टाइम जो मेरी हालत थी, मेरे पास अपने भाई की हैवानियत की सबूत मेरे पास नहीं था। इसलिए सिवाय नज़रें झुकाना और रोने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। अस्पताल आए मुझे एक रात बीत गया तो मुझे हैरानी होने लगी थी। आखिर मुझे ऐसा भी क्या हो गया है, अभी तक अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल रही थी। जब ये बात मैंने अपने पति से पूछी थी तो उसने नज़रें चुराते हुए जो बात कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए थे और मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा था? जो कल शाम इतना खुश थी और वह सारी खुशियां बस खत्म हो चुकी थी। पहले भाई का कहीं चले जाना, उस जाने से पहले अपने दोस्त के साथ जाती करना
और अब मुझे इतनी खतरनाक बीमारी लग चुकी थी, मुझे लगा अब जल्दी ख़त्म हो जाऊंगी। अपने भाई की शर्मनाक हरकत से मुझे लगता था मैं जीते जी मर जाऊंगी। अब हकीकत में मेरी मौत बहुत करीब थी। मुझे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने कोई अच्छी उम्मीद भी नहीं दिलाई थी। मैं एकदम से बूढ़ी हो गई थी और चुप थी। घर आने के बाद हालत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक बड़ा फैसला कर दिया था। मेरे फैसला सुनते ही पहले तो मेरा पति नहीं माना, लेकिन फिर मैंने उसे बच्चों का वास्ता देते हुए अपनी बात मनवा ली थी। जिस लड़की का मेरे भाई ने इज्जत लूटी थी, मैंने उससे उसकी शादी अपने पति से करवा दी थी। मैंने उस लड़की की भी ज़िंदगी संवारने की कोशिश की थी। तब मैंने सोचा कि अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। मेरा भाई, जिससे मुझे बहुत प्यार था, एक अनाथ लड़की की इज्जत को तार तार करके भाग चुका था। तो मेरी सोच के मुताबिक से उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी दिल को कोई दलीलें देने के बजाय दिल को धड़क सा लगा रहता था। खुद को परेशानी से निकालने के लिए मैं बच्चों के तरफ ध्यान देने लगी थी तो ये देखकर हैरान रह गई। वह मुझसे ज़्यादा उस लड़की की तरफ झुकने लगे थे जिस पर मैंने दिल में कोई बात लिए बगैर खुश हुई थी। उस लड़की ने मेरे पति के मुश्किल टाइम में मेरा बहुत साथ दिया था, जिसके लिए मैं उसकी एहसानमंद थी। मेरे पति ने मेरे पापा का कारोबार भी बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अब हर टाइम काम में ही बिजी रहता था। एक दिन मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, लेकिन मेरा पति घर पर नहीं था, जिसकी वजह से मेरे पति की दूसरी पत्नी किसी बाबा को बुलाने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। वह खुद ही घर से चली गई। जब वापस आई तो उसके साथ एक बाबा जी थे। उस लड़की ने कहा, ये बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, उम्मीद है ये तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। अब यही तुम्हारा इलाज करेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस लड़की के वहाँ से हटते ही उस बाबा ने मेरे कान में जो कुछ कहा, जिसे सुनते ही मेरी जान निकल गई थी। बाबा की बात कुछ ऐसे ही थी। मैं बिल्कुल सुन्न होकर बैठ गई थी। मेरी हालत बिल्कुल बुरी दिखने लगी थी। बाबा जी जल्दी वहाँ से चला गया था। मुझे उसके जाने पर बहुत अफसोस हुआ था। मुझ पर बाबा जी की बातों का इस तरह असर पड़ा। मैं जो पति की लाई दवाइयों को खाती थी वह खानी बंद कर दी, मगर ये बात मैंने किसी को भी मालूम नहीं होने दी थी। जैसे ही मैं गोलियां खानी बंद की, उससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे पहले बेटाइम नींद आ जाती थी, वह नींद आना कम हो गई थी। मैं एक बार खुद को घर के कामों में बिजी करने लगी थी, जिससे मेरा पति और वह लड़की बहुत मना करते थे, लेकिन मैं उनको टाल देती थी। वह लड़की हर टाइम यही चाहती थी कि मैं बिस्तर पर आराम करती रहूं और मैं उसकी उस मोहब्बत पर आंखों में आंसू लिए उसे देखती रहती थी। बेशक मेरे भाई ने उसके साथ जो भी बुरा किया हो, लेकिन वह फिर भी मेरा इतना ख्याल रखती थी। बाबा जी के जाने के बाद दूसरे दिन वह लड़की मुझसे बोली कि दीदी, आपकी तबीयत अच्छी लग रही है तो आपको दोबारा से बाबा जी से इलाज करवाना चाहिए। मैंने उसकी बात सुनते ही हाँ में सिर हिलाया। हाँ, वाकई मेरी तबीयत में एक दिन में ही बहुत अच्छा सुधार आया है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि बाबा को यहाँ बुलाने के बजाय मैं वहीं उसके पास चली जाऊँ। मेरी बात सुनते ही वह लड़की बोली कि वह भी मेरे साथ चलेगी, लेकिन मैंने उसे घर पर रुकने को कहा और खुद बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ी थी। मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आई थी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बिगड़ती हुई महसूस हो रही थी। मैंने बस उस लड़की के सामने ड्रामा किया था कि मेरी तबीयत अच्छी है, जो कि बाबा की वजह से, और अब मैं अकेली एक बार फिर से उस बाबा से मिलने पहुंच गई थी। क्योंकि कल की बाबा की अधूरी बात आज मैं पूरी सुनने का इरादा रखती थी। उस लड़की से ये सब छुपाने के लिए बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि अगर उसे मैं बाबा की कहानी बता देती तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जहाँ मैं जाना चाह रही थी, जहाँ झूठ और सच का पर्दाफाश होना था और बहुत से लोगों की हकीकत मेरे सामने खुलकर आनी थी। आज मैं अपनी खराब तबीयत को भूलते बस तेज कदमों से चली जा रही थी। मुझे इस बाबा तक पहुंचने की बहुत जल्दी थी। दिल में बेचैनी और एक तड़प सी थी। मैंने उस बाबा के कल हमारे घर के जाने के बाद से अब तक का टाइम बड़ी मुश्किल से काटा था। अपने मंजिल तक पहुंचते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मैंने उस बाबा को देखते ही उसे खुद से गले लगा लिया था। वह बाबा कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपनी असलियत छुपाते ये रूप धारण करना पड़ा था। कल उसने मेरे कान में यही बोला था कि वह कोई सच्चा बाबा नहीं है बल्कि मेरा भाई है। काफ़ी देर रोने के बाद हम दोनों एक जगह बैठे थे। मैंने उस पर सवालों के बारिश शुरू कर दी थी और उसके किए जुर्म के बारे में पूछा था। शायद इस जुर्म की सज़ा से बचने के लिए उसने बाबा का रूप धारण किया होगा, मगर अपने भाई के मुंह से निकलने वाली बात सुनकर मेरा सर चकराने लगा था।
मुझे लगा इतनी बड़ी धोखे वहीं पर अपने हवास खो बैठी थी। मुझे ये धोखे मिला भी वहाँ से था। यहाँ अभी वैसे धोखे की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मेरे भाई अपने साथ हुए जुल्म का बताने लगा। एक बार फिर से हम दोनों गले लगकर रो पड़े थे। उसने रोते हुए कहा वह अब किसी पर विश्वास नहीं करेगा और वह अब मेरा इलाज खुद अपनी नज़रों के सामने करवाएगा, क्योंकि उसे लगता था इस बीमारी के पीछे भी किसी का कोई फायदा छुपा हुआ है। उस दिन मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा था और घर के रास्ते पर चल पड़े थे। भाई अपने असल हुलिया में लौट आया था। जब घर में मेरे साथ मेरा भाई भी आया, उस लड़की को और मेरे पति को जैसे सांप सूंघ गया था। लेकिन फिर जल्दी हवासों में आते उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया और दोबारा से मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाया। उसने उसकी इज्जत लूटी थी। दूसरी तरफ मेरा पति भी चढ़कर आगे आया, मेरे भाई पर गुस्सा करने लगा था। वह किस मुंह से इस घर में आया है और मुझे भी बुरा भला कहने लगा। मैं इतना कुछ होने के बाद भी अपने भाई का हाथ पकड़े घर ले आई हूँ। मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं और मेरा भाई बिल्कुल चुप थे, उन दोनों को खुलकर बोलने दे रहे थे, क्योंकि हमने उन दोनों चालबाजों को चुप करवाने का इंतजाम कर लिया था। वह दोनों अभी ज़्यादा बोलते ही उसी टाइम घर में पुलिस आ गई, जिसे देखते ही उस लड़की के और मेरे पति के चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। मेरे भाई ने उस लड़की की कोई इज्जत नहीं लूटी थी, बल्कि ये सब मेरे पति और उस लड़की का ड्रामा था। वे दोनों पीठ पीछे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वे दोनों पैसों का लालच था। उन्होंने मेरे भाई को रास्ते से हटाने के लिए ये सब ड्रामा रचाया था और मेरे भाई का गला दबाकर अपनी तरफ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसकी सांसें अभी तक बाकी थी। वह किसी न किसी तरीके से खुद की जान बचाया और कुछ दिनों के लिए छुप गया था कि मेरी सेहत अच्छी हो जाए। बाकायदा सबूत लेकर सामने जाऊंगा और उनके बचने का कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। मेरे भाई को पहले दिन ही उन दोनों पर शक हो गया था। जब वह उसे मारने पहुंचे तो मेरे भाई के सेल फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। उनकी बातें उस पर रिकॉर्ड होती चली गई थी। वहीं उनके सारे सबूत निकल गए थे। अपनी हकीकत खुलने पर दोनों हक्का बक्का रह गए थे, क्योंकि उनकी तरफ से तो उन्होंने बहुत होशियारी से काम लिया था, लेकिन फिर भी पकड़े गए थे। पुलिस उन दोनों को ले गई थी और मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी। सारी जिंदगी जिस पति को अच्छा जाना वही धोखेबाज निकला था। अपने भाई के तरफ से मेरे दिल की गवाही सच निकली थी और सच में बेगुनाह था। मैं यही चाहती थी कि वह सामने आए और बेगुनाह साबित हो जाए, लेकिन उसके साथ जिस चेहरे से नकाब उतरा उसने हम दोनों को बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था। उसके बाद मेरे भाई ने मेरा इलाज करवाया, जिससे मैं बिल्कुल सेहतमंद हो गई थी। एक अच्छी लड़की देखते ही मैंने अपने भाई की शादी करवा दी थी। अब हम दोनों भाई बहन एक साथ बहुत खुश हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।